प्रोटीन जो है वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं अमाइनो एसिड्स की अगर एक चेन बना दूं तो क्या बन जाएगा, आपको प्रोटीन बन जाएगा। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट अगर बनाने हैं, अभी हमें सैकराइड्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या जोड़ने पड़ते हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स जोड़ने पड़ते हैं, मोनोसाइक्राइड्स को जोड़ना पड़ता है, तब जाके आपके पास डाईसाइक्राइड या पॉलीसाइक्राइड्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मुझे प्रोटीन को बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट होगा वो अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, बहुत सारे में मतलब अमाइनो एसिड अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड होता है ये आपस में कनेक्ट कैसे होता है, मोनोसाइक्राइड कैसे जुड़े होते हैं आपस में, कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं, इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड जितने भी होंगे सब लोग जो ज्वाइंट होंगे किस लिंकेज से होंगे, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज से होंगे, ठीक है। तो अब पहले तो मैं अमाइनो एसिड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होता है, कोई भी मतलब सिंपल मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड का। तो उसके नाम में पता लग रहा है कि एक अमाइन ग्रुप आता है, इसमें NH2 ग्रुप आएगा और एक एसिड ग्रुप रहेगा जो कि आपका एक ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। तो कोई भी बेसिक अमाइनो एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि आपने एक कार्बन रखना है, उसके एक साइड क्या रखना है आपने COH रखना है और एक साइड क्या रखना है आपने NH2 रखना होता है, ठीक है। तो मैंने रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या रख दिया मैंने, NH2 ग्रुप रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक R लिख दिया क्योंकि ये R कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। एक अमाइनो एसिड मतलब टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो सबकी स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करनी है, हमें बस वैसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ इस R को चेंज करते रहो, किसी में एक कार्बन लगाओ, किसी में 2 लगाओ, किसी में कोई रिंग लगाओ, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाती है, 20 अमाइनो एसिड बन जाते हैं हमारे पास। तो सभी अमाइनो एसिड में बस कॉमन क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन है और एक NH2 कॉमन है, ठीक है। तो ये एसिड ग्रुप है और इसमें बेसिक ग्रुप होता है। तो ये हमारा एक अमाइनो एसिड हो गया। अब मैंने अगर इसके सामने एक और अमाइनो एसिड बना दिया और उनको आपस में अगर मैं जोड़ दिया तो वो क्या बना देगा, एक पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। कितनी पेप्टाइड लिंकेज बन रही है, बहुत सारी बन सकती है, डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाइनो एसिड कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर 2 में जोड़ूंगा तो डाई पेप्टाइड बोलते हैं, 3 अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे, इस तरह से लिंकेज बनती होती है। तो मुझे मान लो कि मैंने 2 अमाइनो एसिड जोड़ने हैं, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड में अगर बनाता हूँ तो एक तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे COOH, ठीक है, ये रख दिया मैंने NH, ठीक है, NH2 लिख देता हूँ, चलो ठीक है NH, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया COH, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ H, और एक मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ अमाइनो एसिड COOH, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया क्या NH2, और यहाँ पे मैं एक चेंज करके CH3 लिख देता हूँ, ठीक है। एक मैंने अलग सा अमाइनो एसिड बना दिया, एक मैंने H रख के बना दिया और एक मैंने मिथाइल रख के बना दिया। अब इनको अगर आपस में कनेक्ट करना है तो ये एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकाल दोगे, H निकाल दोगे तो क्या निकल जाए, -H2 निकल गया, ठीक है। तो वो H2 निकल गया तो अब हमारे पास क्या बनेगा, देख तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या बचा CO, यहाँ पे क्या बचा आपके पास NH। तो ये CONH जरा ध्यान रखना है, बहुत जगह मिलेगा ये आपको CONH, CO बचा, यहाँ पे NH बचा, बाकी सारा कुछ हम वैसे ही लिख देंगे CH3, ठीक है, COOH। अगर ये आगे भी किसी से रिलेट कर जाएगा तो यहाँ भी CO ही बचेगा, CONH बचेगा। अभी तो चलो हमने कनेक्ट ही 2 किए और यहाँ पे क्या बच गया हमारा NH2। तो 2 अमाइनो एसिड जोड़ दिया मैंने, ये डाईपेप्टाइड बना दिया। अभी इसमें जो ये इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, CONH को, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है CONH जो मिलती है। तो इसी तरह से पेप्टाइड लिंकेज बनाते जाओ, बहुत सारे अमाइनो एसिड कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी हमने डाईपेप्टाइड बना दिया एक, तो कहते कब हम इसको, अब पेप्टाइड लिंकेज बन गया, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ दिए हमने। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक आता पॉलीपेप्टाइड। कब पॉलीपेप्टाइड बोलना है आपने, कब आपने इसको प्रोटीन बोलना है, ठीक है। चाहे पॉलीपेप्टाइड हो चाहे प्रोटीन है, दोनों बने अमाइनो एसिड से ही है, बस इसका मास का फर्क होता है। अगर आपने अमाइनो एसिड कनेक्ट कर करके आपने मास कितना तक रखा है, 10,000 AMU तक रखा है, ठीक है। अगर मास जो है आपने अमाइनो एसिड इतने ही जोड़ रखे हैं जिससे मास टोटल कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन का छोटा सा साइज हो गया, मतलब ऐसे कह सकते हो कि 10,000 या 10,000 से कम है तब तक आप उसको प्रोटीन नहीं बोलोगे, तब तक हम उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही इसका मास 10,000 से ऊपर चला जाएगा तब आप उसको किसकी कैटेगरी में ले लोगे, प्रोटीन की कैटेगरी में ले लोगे,
ठीक है। तो अगर 10,000 से मास ज्यादा आ रहा है मेरा अमाइनो एसिड कंबाइन करने के बाद, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनाने के बाद, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों के कंपोनेंट है क्या है? अमाइनो एसिड ही है, ठीक है। तो ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसका मास 10,000 से ज्यादा है वो प्रोटीन में कैटेगराइज हो जाता होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करनी है हमने कि जो है प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पहले हम करेंगे, फिर प्रोटीन्स की करेंगे। इसमें हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक तो इसके ग्रुप के ऊपर है कि एसिडिक ग्रुप ज्यादा है कि बेसिक ग्रुप ज्यादा है, उसके हिसाब से न्यूट्रल है। और एक क्लासिफिकेशन क्या है कि डाइट के हिसाब से कि हमारी बॉडी जो है कौन से अमाइनो एसिड बना सकती है और कौन से अमाइनो एसिड हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक जो मतलब अमाइनो एसिड बनाए हैं, तो मैंने दो अमाइनो एसिड जोड़ के एक पेप्टाइड लिंकेज बनाई है। मतलब आप दो जोड़ रहे हो तो एक पेप्टाइड लिंकेज बना रहे हो। अगर मैं 3 अमाइनो एसिड जोड़ दूंगा तो कितनी पेप्टाइड लिंकेज बना दोगे आप? 2 बन जाएगी। मतलब जितने भी अमाइनो एसिड आप जोड़ोगे तो हमेशा एक पेप्टाइड लिंकेज कम बनेगी, ठीक है। अगर मैं 50 अमाइनो एसिड जोड़ूंगा तो मैं 49 पेप्टाइड लिंकेज बना दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो ये जो अमाइनो एसिड है, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूछता होता है कि क्या ये सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि आपको ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत कम आएंगे। पेप्टाइड लिंकेज आपने सीधा शो करनी है तो आप कोई भी अमाइनो एसिड देख के बना सकते हैं जिसमें आपको CONH मिलता होता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि बस एक पहला ही अमाइनो एसिड जो होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी 19 अमीनो एसिड जो है आउट ऑफ 20 वो सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो वो कौन सा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? तो वो उसका एग्जांपल है ग्लिसाइन, ठीक है। ग्लिसाइन होता है। तो ये ग्लिसाइन में अगर तुम देखो तो इसका जो मैंने अब सबसे पहला अमाइनो एसिड बताया आपको कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक NH2 होता है और बीच में क्या होता है? CH2 होता है। तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ 2 H सेम हो गए हैं, तो सेम H नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, चारों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये मैंने एलानाइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। एलानाइन का स्ट्रक्चर है ये। इसमें अगर ये कार्बन तुम देखोगे तो इसमें एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक COH ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे बाकी और भी जो अमाइनो एसिड है वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि उसमें कौन सा कार्बन प्रेजेंट है? कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। और कायरल कार्बन कौन सा होता है? ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। तो मतलब कि बाकी 19 को ना पूछ के वो बस यही पूछते हैं कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वो क्या होता है? ग्लिसाइन। हाँ, ग्लाइसाइन या ग्लिसाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला अमीनो एसिड। रीजन क्या है कि इट डज नॉट, हाँ, कायरल, लैक ऑफ कायरल कार्बन इज देयर, है ना। इट डज नॉट कंटेन कायरल कार्बन इज देयर, ठीक है। सेम मैच रह जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? पेप्टाइड लिंकेज हमने बन लिया, तो सभी पेप्टाइड लिंकेज में आपको कॉमनली क्या मिलने वाला? CONH मिलने वाला है। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन है इसकी अमाइनो एसिड्स की है। पहले कौन कौन से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं वो आपने बताना होता है, ठीक है। कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं। तो पहले तो जो होते कहते हैं होते क्या, पहले तो है नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? ठीक है, द अमाइनो एसिड which is prepared by our body, ठीक है। it does not we मतलब this type of amino acid we do not require from the outer source या outer diet से, ठीक है। it can be prepared by our body, so that type of amino acid is called non essential amino acid, मतलब जो हमारी बॉडी बना रही है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें मतलब एटलीस्ट हमें 5 एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो ये कौन से होते हैं? द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी बट इट कैन बी ऑब्टेन बाय द आउटर डाइट, ठीक है। आउटर डाइट से मिलेंगे आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आउटर डाइट से मिलने वाले, ठीक है। बाहर का खाओ, नेचुरल खाओ, नेचुरल खाओ मतलब इनका कहने का मतलब ये है। और नॉन एसेंशियल मतलब प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसमें कम से कम 5 एग्जांपल्स आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आप इसमें लिख देता हूँ ग्लिसाइन लिख दो, ठीक है।
ठीक है, ग्लिसाइन लिख दो इसमें। एलानाइन होता है, ठीक है, एलानाइन, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं इसमें, एक ग्लूटामाइन होता है, ग्लूटामाइन, ये याद कर लेना, ये भी इजी है, ग्लिसाइन ग्लूटामाइन। इसके जैसा एक और मिलता जुलता ग्लूटामिक एसिड भी आता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एक 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 और है मतलब अमाइनो एसिड जिसके नाम के पीछे एसिड आता है, एस्पेरेटिक एसिड बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक, एसिड हो गए, 5 हो गए हैं एस्पेरेटिक एसिड, ठीक है। और अगर याद कर रहे तो और भी आ जाएंगे 5, इसमें एस्पैराजिन भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, अपने कोई भी मतलब 10 अमाइनो एसिड में आप कोई भी 5 अमाइनो एसिड आप याद कर सकते हो, आपको अगर जो इससे ज्यादा इजी लगते हैं आप वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। एस्पैराजिन आता है इसमें, सेराइन भी आता है, ठीक है। एक दो जो है वो भी आप लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी के कोई भी याद कर सकते हो। एस्पैराजिन होता है, ठीक है, सेराइन भी होता है, सिस्टीन भी होता है। तो ये कुछ जो है क्या कहते हैं हमारे अमाइनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के आते हैं, ठीक है। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक आता है वलाइन, ठीक है, VALIN, ठीक है, एक ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे एलानिन यहाँ पे था, इसके आगे फिनाइल लगा दो तो फिनाइल एलानाइन जो आ जाएगा उसके साथ रिलेट कर लेना, दोनों इकट्ठे याद कर लेना, एक एसेंशियल में याद हो जाएगा, एक नॉन एसेंशियल में याद हो जाएगा, ठीक है, फिनाइल एलानाइन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसमें याद करना है, और भी इसमें लाइसिन भी आता है, वो भी इजी नेम है लाइसिन, ठीक है, लाइसिन भी याद कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसके अंदर और भी आते हैं, हिस्टिडाइन वगैरह भी आते हैं, थीरोनाइन होता है, मिथोनाइन होता है, बड़े नाम होते हैं इसमें, ठीक है। और अगर कोई आसान याद करना तो आप कर सकते हो, बाकी तो अब आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। थीरोनाइन होता है, तो मैंने 5 एग्जांपल्स इसमें लिख दिए हैं, ठीक है, 6-7 एग्जांपल उसमें लिख दिया, आप कोई 5 एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, ठीक है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है, इसी से आप कर सकते हो कि ये तो क्लासिफिकेशन किसकी, अमाइनो एसिड के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रखी थी हमने। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी रहेगी वो आपकी किसके हिसाब से रहेगी, क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी रहने वाली है, ठीक है, एक एसिडिक और बेसिक ग्रुप के हिसाब से भी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन अगेन है अमाइनो एसिड्स की ही, कि किस बेसिस पे है, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। तो जो जिसके नाम के पीछे एसिड आ रहा है, इसका मतलब उसमें ये है कि जो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू तुम्हारे NH2 ग्रुप, क्योंकि तुम्हें पता है NH2 ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप होता है, और COH ग्रुप जो होता है वो एसिडिक ग्रुप होता है। तो जिसमें एसिडिक ग्रुप डोमिनेट करेगा, एसिडिक ग्रुप डोमिनेट करेगा बेसिक ग्रुप से, तो वो अमाइनो एसिड एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो यानी कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड जो है वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो एसिडिक अमाइनो एसिड का होगा, तो आप एसिडिक अमाइनो एसिड लिख के उसमें ये 2 एग्जांपल्स लिख देना। और एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसमें आपने ये लिख देना है कि विच द अमाइनो एसिड विच कंटेन मोर एसिडिक ग्रुप एज कंपेयर टू द बेसिक ग्रुप। अब ठीक इसका उल्टा अगर मैं बोलूंगा जी बेसिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है लाइसिन और अर्जिनाइन, ये आपके बेसिक होते हैं। तीसरा अगर इसमें लिखना चाहते हो तो हिस्टिडाइन होता है, वो भी, हाँ, हिस्टिडाइन या जो भी है वो भी आप लिख सकते हो। मतलब बाकी जितने रह जाएंगे वो इजी रह जाएंगे आपको, ये किस में आ जाएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक अमाइनो एसिड क्या होगा, जिसके अंदर बेसिक ग्रुप डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप, ठीक है। बाकी जितने एग्जांपल्स आपके रह जाएंगी, ठीक है, यानी कि 3 एग्जांपल आपकी बेसिक में आ गए, 2 एग्जांपल आपकी एसिडिक में आ गया। मतलब जो 15 अमाइनो एसिड है वो सबके सब क्या होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें जितने एसिडिक ग्रुप होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बेसिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, हाँ, इनको छोड़कर। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे अब स्ट्रक्चर करेंगे प्रोटीन्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स हमने इसमें पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी। सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने को है नहीं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्या होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बस एक चेन में जुड़े होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक चेन में जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा, ठीक है। मतलब इसमें लगातार तुम्हारी पेप्टाइड लिंकेज बनी होंगी, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज में आपको पता ही है कि क्या 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 दिखने वाला आपको, NH
ऐसे CO दिखाई देगा, ठीक है, NHCO ऐसे दिखाई देगा, बीच बीच में कहीं भी ऐसे NH और CO दिखा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ये भी मत दिखा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये इसलिए दिखा रखा है ताकि इसमें आपको क्या दिखाई देगा, लगातार ये चेंज जो है कंटिन्यू है, ठीक है, कोई इसका एंड नहीं है। तो लगातार ये क्या हमारे लीनियर स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द क्या अमाइनो एसिड्स, ठीक है, मींस अमाइनो एसिड आर कनेक्टेड इन द लीनियर चेन, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कभी खराब नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं होता, खराब मतलब डीनेचर नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का विच कैन नॉट बी डीनेचर्ड, द आंसर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इससे सिंपल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जो पहले से ही लीनियर स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये स्टेबलाइज कैसे हैं, तो दे आर स्टेबलाइज बाय ओनली पेप्टाइड लिंकेज, दैट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछे जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें से CBSE बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि प्राइमरी में जो है CBSE या ICSE जो भी है वो तो +2 का ही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी में कहानी यही चलेगी, जैसे प्राइमरी बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा, और सेकेंडरी से टर्शरी बन जाएगा, और टर्शरी से ही क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी बन जाता होता है। बस आपको उसको उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, थोड़े से और फोल्ड देने पड़ते हैं उसको। तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड देता हूँ, यहाँ पर 2 तरह से फोल्ड देने वाले हैं, 2 तरह से मतलब स्ट्रक्चर को घुमाएंगे। तो एक तो हम इसको कोइल्ड कर देंगे इस स्ट्रक्चर को, तो अगर इसको मैं कोइल्ड कर दूंगा तो कोइल्ड करने से इस तरह से मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता होता है ऐसे। तो अगर हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, तो ये मतलब इसी चीज को हमने क्या करते हैं, कोइल्ड कर दिया, इसको पकड़ के मतलब घुमा दिया, इसको नचा दिया इसको हमने एकदम ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब इसको जब घुमाया तो इसके बीच में तो वही है, आपस में लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज ही है, और पेप्टाइड लिंकेज है तो आपको ये बीच में दिखेगा NHCO। तो ये अब ऊपर नीचे बन गए हैं, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कोल्ड ऊपर नीचे। तो इससे फायदा क्या होगा, तो जहां पे भी आपको मान लो कि मैंने यहाँ पे एक NH दिखाया, ठीक है, इसके साथ ही मैंने क्या दिखा दिया, एक CO दिखाया, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे हो सकता है कि घूमते हुए यहाँ पे कोई क्या आ जाए, CO आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई NH आ जाए, ऐसे मतलब आपस में ये मतलब कोई भी हमारा क्या हो सकता है, NHCO लिंकेज बन सकती है ऐसे। अब ये जो CONH होते हैं, जो पेप्टाइड लिंकेज से है हमारे, ये आपस में क्या बना सकते हैं, जैसे ये CO है ना, और ये मैंने बनाया यहाँ पे NH। तो तुमको क्या लगता है, यहां से हम क्या बना सकते हैं, ये आपस में क्या बना सकता है, तो ये वाला H इस O के साथ क्या बना लेगा, ये O इस H के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बीच बीच में कहीं पे क्या कर लेंगे, ठीक है, ये तो H ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ पे H आपस में क्या सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसका भी वो नीचे की तरफ दिखा दो, तो ये आपस में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बीच बीच में क्या दिखाएगा, स्टेबिलिटी के लिए क्या दिखा रखा है इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है, ठीक है। तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड लिंकेज तो चलो है ही है, अब वो जो CONH ग्रुप जो उसके बीच में आ जाएंगे ऊपर नीचे करके, वो आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेता है यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसको जो टाइप बनने वाला है सेकेंडरी के अंदर ही, वो बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द बीटा प्लेटेड शीट्स, एक्सप्लेन द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो कोल्ड स्ट्रक्चर लिख दो, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर को पकड़ के घुमा दिया तो अल्फा हेलिक्स हो गया, स्टेबलाइज्ड बाय आपने क्या लिख देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती है, इसमें 2 तरह की होती है, इसमें एक पैरेलल होती है, एक क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो पैरेलल में क्या होगा, तो जैसे मान लो कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मेरा ये रहा, ठीक है, इसी तरह से इधर बना दिया मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये आपस में मैंने अब कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, ज्वाइन कर देनी है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देनी है। शीट लिखा ना, तो शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये आपस में क्या करेगी, यहाँ पे भी वही चीज होगी, CONH कहीं कहीं पे होगा तो मैं दिखा देना, यहाँ पे आप सिंपल ऐसे डैश करके दिखा देना कि बीच बीच में क्या बना होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होगा, ठीक है। तो ऐसी शीट को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ भी N है, जैसे स्टार्ट जैसे कहीं ना कहीं हमारा अमाइनो एसिड का N होगा, कहीं ना कहीं एंड क्या होगा, C से होगा। यहाँ भी N से लिख दिया, मान लो ये भी C से हो गया, ये भी N से होगा, ये भी C से होगा। तो अगर सेम साइड के ग्रुप आ रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन,
तो इस तरह की अगर शीट बनी हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट बोलेंगे इसको, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने ऐसे अरेंज किया हुआ है कि दे आर स्टेबलाइज बाय द अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बीच बीच में जो दिखा रखा है वही CONH का काम है इसका। तो अगर सारे ग्रुप जो है NH2 ग्रुप इस साइड आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उस साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो इस टाइप की शीट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लीटेड शीट बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स। और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, बस ये ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे NC है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे जैसे क्या होगा, ठीक है। बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये बीच बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देते हैं ऐसे। तो एक रफ आइडिया ही देना होता है आपको, NC, ठीक है, यहाँ CN ऐसे, NC, तो ये क्या बन गया आपका, ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बन गई बीटा प्लीटेड शीट में। तो पैरेलल में क्या होगा, सेम साइड रहेंगे ग्रुप, एंटी पैरेलल में ऑपोजिट हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करना हमने, ठीक है। क्वार्टरनरी में तो वैसे कुछ नहीं है, तो मेन तो टर्शियरी ही रह गया आपका, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हो, जैसे फर्दर फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देता है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू गिव अस द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये लाइन एडअप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हम फोल्डिंग दे रहे हैं वो किस टाइप की फोल्डिंग दे रही है, फर्दर फोल्डिंग। तो जैसे आपने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनाया था, तो हेलिकल स्ट्रक्चर को एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे घुमाते हुए हेलिकल स्ट्रक्चर को हम इसको स्फेरिकल शेप दे देंगे ऐसे, ठीक है, हाँ जी। तो ये स्फेरिकल शेप दे देते हैं, इस तरह से ये एक प्रोटीन का शेप बन जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जो क्लासिफिकेशन है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये अगर मतलब शेप के हिसाब से देनी हो तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर हमने शेप के हिसाब से देनी है कि भाई ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, जिसको स्फेरिकल शेप होती है इसकी, और एक आता है फाइब्रस स्ट्रक्चर बनती है, मतलब उसी हेलिकल को हमने, ठीक है, जैसे ये हेलिकल लीनियर था, बस इसको एक फोल्ड देके हमने ऐसे उसके पैरेलल एक और बिठा देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हो जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी वो आपको दिख रहा है इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसको मैंने फोल्ड कर करके क्या कर दिया, मैंने स्फेरिकल शेप दे दी। तो ये मेरे कौन सी प्रोटीन बन गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गई, जिसमें एक का नाम क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और एक को हमने एक फोल्ड देके क्या बना लिया, इसको फाइब्रस बना लिया, फाइब्रस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन बना लिया। तो मेरे पास जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसके दो एग्जांपल्स आपके आ रहे हैं, ग्लोब्यूलर आ रही है और फाइब्रस आ रहा है, ठीक है। अब इसी में तुमको डिफरेंस आ जाता है कि भाई डिफरेंस द ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो एक तो पहले स्ट्रक्चर दिख जा रही है तुमको, है ना। तो स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे कि भाई एक तो ये स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल इन शेप है, तो स्फेरिकल इन शेप है। दूसरा आप लिख सकते हो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लिख देना इसका, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इनसाइड द वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट जो आपने लिखना है इसमें एग्जांपल आपने लिख देनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज तो रह गई सबसे जो आपने इसमें कि कौन विच आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज दिस टाइप ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ज्यादा स्टेबल इसको कौन कर रहा है, ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है इसको, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो तो है ही है, पेप्टाइड लिंकेज जो सबके अंदर है ही है, ये तो आप कॉमन लिख दो, किसी को कुछ ना है तो ये लिख दो। दूसरा आपने वही लिख देना क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर, ठीक है। थर्ड जो इसमें लिखनी है, इसमें लिखने आपने एक ऐड करनी है डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेज सब में, दोनों में होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं, मतलब दोनों में मिलेंगे ये लिंकेज, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस भी मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस भी आप लिख देना इसके अंदर, ठीक है। वंडरवाल फोर्सेस भी लिख देंगे हम इसमें। और एक
यदि वो लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आते हैं कहीं कहीं पे आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। तो इतनी सारी जो बॉन्ड्स है इसको स्टेबलाइज करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, और दे ऑल आर स्टेबलाइज्ड बाय दिस 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, डिफरेंस स्फेरिकल इन शेप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बड़े बिल्कुल थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था, डिफरेंस है इसमें। बाकी इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, ग्लोबुलर प्रोटीन में जो एग्जांपल्स आती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन में जो एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन में जो एग्जांपल्स आती है वो क्या आते हैं, वो मायोसिन, ठीक है, मायोसिन इन मसल्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, मायोसिन लिख सकते हो, मायोसिन की एग्जांपल्स आ जाएंगी, मायोसिन इन मसल्स, ठीक है। एल्ब्यूमिन आता है, एल्ब्यूमिन आता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है, एल्ब्यूमिन लिख सकते हो। और क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन के लिए आपको एग्जांपल देनी है, ठीक है। तो सिल्क एग्जांपल आ सकता है ना, जैसे सिल्क होता है, वूल होता है, ठीक है, हाँ, हेयर होते हैं, ये सब किस चीज के बने होते हैं आपको पता है, ये सब क्या होते हैं, क्या होता है, वो कैरेटिन बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो कैरेटिन में ये सब एग्जांपल आ जाएंगे जो इस चीज की ही बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन हो गया, और हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी हो गया। धन्यवाद। लास्ट है कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया है, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो मैंने यहाँ पे बना दिया एक, वो एक उसको हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं, इट एक्ट एज सब यूनिट, ठीक है। सिंगल टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम सब यूनिट बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे ही आपको 4 सब यूनिट्स लगानी है आपस में, तो जैसे मैंने 1 सब यूनिट लगा दी, तो ऐसे ही आपने सेकंड सब यूनिट बना लो यहाँ पे, उसके बाद थर्ड बना लो, और उसके बाद क्या बन जाएगी, ये फोर्थ बन जाएगी। तो ये सब जब सब यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बताना। बाकी जो बॉन्ड्स होती हैं वो सेम ही टाइप की बॉन्ड्स आएंगी जो आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा हुआ है, और इसमें बस एग्जांपल आपको देना है, तो यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें भी ऐसे 4 रिंग्स होती है, बीच में आयरन होता है उसके, ठीक है, तब जाके वो एक स्ट्रक्चर बनता है। सो दिट्स ऑल अबाउट द, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, जिसमें मैंने पहले बताया सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स और बीटा प्लीटेड शीट, और दूसरा जो है आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के विद एग्जांपल्स आपको उसको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो प्रोटीन का लास्ट टॉपिक हमारा आ गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ मीनिंग का मतलब अगर सीधी सी बात करें, जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, मतलब वो प्रोटीन वैसा नहीं रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर उसकी लॉस्ट हो जाए तो दैट टर्म इज यूज्ड फॉर, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन होती है। अब ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्रोटीन की खराब कैसे हो जाती है, लॉस्ट कैसे हो जाती है, तो वो करते हैं हम 2 चीजों से, या तो आप चेंज इन पीएच कर दो, पीएच को चेंज कर दो, या फिर क्या कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर होता है तब सारा कुछ सेट रहता है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच रहेगी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते, बट जैसे ही अगर आपने पीएच चेंज कर दी और टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन। और डीनेचुरेशन मैंने पहले बता दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का हो नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ओपन फॉर्म में सीधी स्ट्रक्चर है, उसका क्या ही बिगड़ सकता है, ठीक है। तो आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आपने पढ़ा था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें आप लिख सकते हो डीनेचुरेशन के अंदर कि व्हेन यू चेंज द पीएच एंड टेम्परेचर, जो कोइल्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो कोइल्स होती है वो क्या होती है, अनकोइल्ड हो जाती है, ठीक है। अनकोइलिंग ऑफ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, वो ओपन हो जाएगी। अगर वो ओपन हो गई, हाँ, वो अगर ओपन हो गई तो वो सीधी हो जाती है, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे आपकी जो फाइब्रस था, ठीक है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थी, वो क्या हो जाएंगी, वो भी ओपन हो जाएंगी, ठीक है, अनफोल्ड हो जाती है, ठीक है, अनफोल्ड ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यही जो होती है थोड़ी सी क्लोज्ड होती है, उसके लिए स्पेशली बोला जाता है अनकॉइलिंग ऑफ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अनफोल्ड ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अगर उसमें चेंजेस आ गए
तो उसमें मतलब बॉन्ड्स वगैरह टूट जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है, वंडरवाल फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इससे करके क्या होता है, आपके ये स्ट्रक्चर्स जाते हैं वो ओपन हो जाती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये टर्म्स ऐड कर सकते हो कि अनफोल्ड ऑफ ग्लोब्यूलर शेप एंड अनकॉलिंग ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हेलिकल जो थी उसका। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी खराब हो सकती है आपकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खराब हो सकती है। ठीक है, क्वार्टरनी की भी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टरनी की स्टडी आपको है नहीं। ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर की यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी, वो डीनेचर्ड ही नहीं होता। ठीक है, अब इसमें आपने बस लास्ट में क्या देना, आपको एग्जांपल देनी है कि कहाँ पे आप डीनेचुरेशन की एग्जांपल दे सकते हो। तो एक एग्जांपल रहता है कि अगर आप कोई भी एग को बॉइल्ड कर दो, तो एक बॉइल्ड जो एग होता है वो एक डीनेचर्ड प्रोटीन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर वो एग बॉइल्ड हो जाता है तो मुड़ के आप उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वैसे रहेगी नहीं। दूसरा एग्जांपल आपने लिखना है कि अगर हम मिल्क को क्या बना दे, कर्ड बना दे। मिल्क तो अगर वो कर्ड बन जाता है तो आपको पता ही है रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहेगी, अब वैसी चीज रहेगी नहीं। तो दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। तो यही दो बेस्ट एग्जांपल्स है जो आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि डीनेचुरेशन की ये एग्जांपल देनी है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन। ठीक है, थैंक यू।